नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर और इसको DX इवेपोरेटर भी कहते हैं। और ये ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर से कैसे अलग है और ये कैसे काम करता है, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर एज ए नेम सजेस्ट ड्राई, बट नेम के अकॉर्डिंग ये जो पूरा जो सिस्टम है ये टोटली ड्राई नहीं होता एक्चुअल में, इसका कुछ पोर्शन ही ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर कहते हैं। और इसमें जो क्वांटिटी है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर के मुकाबले कम होती है सेम वॉल्यूम में। अगर आपके पास इवेपोरेटर कोयल का वॉल्यूम सेम है ये फ्लडेड इवेपोरेटर में और ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में, तो ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर का 1/4 या 1/3 के आसपास ही होगा। लेकिन बॉइलिंग एक्शन की वजह से जो इनर सरफेस है वो हमेशा वो स्प्लैश रहता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की हेल्प से। और जो ड्राई एक्सपेंशन सिस्टम है इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो रीसर्कुलेट नहीं करता इवेपोरेटर में, जैसा फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर में करता था। जैसे हम डायग्राम की बात करें, अगर मैं ये आपके पास जो डायग्राम है ये फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर है। इसमें क्या था कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा यहाँ से लिक्विड वेपर जाएंगे, वेपर ऊपर चले जाते थे टॉप साइड पे, और जो लिक्विड है जो कंडेंस होता था वो हमारा डाउन चला जाता था यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इसमें क्या था कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो रीसर्कुलेट यूज होता था इवेपोरेटर के अंदर। लेकिन ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि आप बार बार यूज़ कर सकें रेफ्रिजरेंट को। और दूसरा है कि जो एफिशिएंसी है इवेपोरेटर की वो मेनली डिपेंड करती है कि जो इवेपोरेटर की कोयल हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनका डायामीटर कितना है, और जो इवेपोरेटर की कोयल्स के अंदर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कितनी है, और तीसरा जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कोयल में फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये 3 मेन पैरामीटर्स हैं जिस पे इवेपोरेटर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे कि ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो डायग्राम है ये ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर का डायग्राम है। यहाँ लिक्विड लाइन है ये जो रिसीवर के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, थ्रोटलिंग डिवाइस जिसे कहते हैं, और एक्सपेंशन वाल्व कनेक्टेड है इवेपोरेटर ट्यूब्स के साथ। और ये जो हमारी सक्शन लाइन जाएगी इधर कंप्रेसर की तरफ, और इवेपोरेटर और सक्शन लाइन के बीच में हमारे पास एक फिलर वाल्व है जो माउंटेड होता है सक्शन लाइन कंप्रेसर पे, या कह सकते हैं जो डिस्चार्ज लाइन है इवेपोरेटर की वहाँ पे, और फिलर वाल्व से सिग्नल हमारा जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। तो अब हम बात करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इस टाइप के इवेपोरेटर के अंदर जो एक्सपेंशन वाल्व इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो इवेपोरेटर में उतना ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेजा जाए जितना इवेपोरेटर में वेपराइज हुआ है। तो कह सकते हैं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी उतनी ही फ्लो करेगी अंदर इवेपोरेटर में जितना यहाँ से इवेपोराइज हुआ है। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वेपराइज हो जाता है और कंप्रेसर लाइन में चला जाता है, और इसमें और जब तक कि कोयल एंड में कह सकते हैं कंप्रेसर की सक्शन लाइन में पहुंचता है, क्योंकि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जब वेपराइज होगा तभी वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, फिर जैसे जैसे हीट एब्जॉर्व करके वो लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट बना, और लास्ट में जाते जाते वो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद इसमें कुछ फिर भी मॉइस्चर अवेलेबल हैं अभी, तो उसके बाद वो सक्शन लाइन में चला जाएगा कंप्रेसर में फर्दर प्रोसेस के लिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कूलिंग लोड इवेपोरेटर पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, और कह सकते हैं कि लाइट कूलिंग है, लाइट लोड इसके अंदर है, तो इसमें क्या है कि जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जाएगा तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो वेपर्स की फॉर्मेशन वो कुछ माइनर अमाउंट में वो शुरू हो जाती है। और इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे वेपर्स बनते हैं
तो एक हिसाब से उसको फ्लैश गैस बोलते हैं कि वो फ्लैश गैस इसमें बन गई है। और जब ये फर्दर आगे फ्लो करता है तो जो फ्लैश गैस इसके अंदर आई है, उस फ्लैश गैस की वजह से क्या होगा कि जो इवेपोरेटर की कोयल हैं यहाँ पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और बबल फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो गई है इवेपोरेटर कोयल के अंदर, तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। और जब ज़्यादा रेफ्रिजरेंट वेपराइज होता है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करके हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, जो बबल्स हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, बबल्स का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। और जब बबल का साइज़ इंक्रीज होगा, और हम कह सकते हैं कि और डायामीटर जो कोयल का वो कम है, और डायामीटर कोयल का कम है, तो जिससे क्या होगा कि बड़े और लार्ज अगर बबल्स बनते हैं तो क्या करेंगे, वो ड्राई एरिया प्रोड्यूस कर देंगे। जो इंटीरियर जो वाल्स हैं ट्यूब्स की, उसके अंदर बबल की वजह से ड्राई एरिया ये हमारा इंक्रीज हो गया है। तो जिससे क्या हुआ कि ड्राई एरिया क्या करता है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसको कम कर देता है, क्योंकि इसने मेनली पोर्शन को ड्राई कर दिया है, कुछ पोर्शन इसने कवर कर लिया है, और ड्राई एरिया बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो रिड्यूस हो गया है। और जब ड्राई एरिया इंक्रीज होता है इवेपोरेटर कोयल के अंदर, तो सिंपली वो इफ़ेक्ट डालता है एफिशिएंसी पे। ड्राई एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एफिशिएंसी है इवेपोरेटर की वो कम हो जाएगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारी तभी होती है अगर हमारे पास इवेपोरेटर पे लोड कम है। दूसरा केस, अगर हमारा कूलिंग लोड इवेपोरेटर पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, हैवी लोड है, तो क्या होगा कि जो एक्सपेंशन जो वाल्व है वो लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर कोयल में भेज देता है। और जिससे क्या होगा कि आपकी जो हैवी लोड की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल हो जाती है। और इस केस में क्या होगा कि जो लिक्विड और वेपर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जो लिक्विड है वो इसके ट्यूब्स के बॉटम साइड में हो जाएगा, और जो वेपर्स हैं वो इसके टॉप साइड में चले जाएंगे। ये लाइट होते हैं तो ये ऊपर राइज कर जाएंगे। और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट कोयल के बॉटम के साइड के साथ फ्लो करता रहेगा और वेपर टॉप साइड में फ्लो करते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र मिलेगा और एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा होती है जब हमारे पास हाई लोड की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक कंपोनेंट लगा है, वो है फिलर बल्ब। इसका क्या काम होता है, एक्चुअली क्या है कि जो फिलर बल्ब है इसका मेन काम है कि जो सिग्नल हमें चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जो सक्शन लाइन इवेपोरेटर लाइन पे जो फिलर बल्ब लगा है, अगर ये एक्टिवेटेड है, ये ऑपरेशन में है, तो ये क्या करेगा कि एक तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है कि अगर लोड कम है तो कम रेफ्रिजरेंट भेजना है, अगर लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट हमें इसके अंदर भेजना है। तो वो जो सिग्नल आएगा वो फिलर बल्ब से एक्सपेंशन वाल्व में आएगा, और इस सिग्नल के बेस पे ही जो ओरिफिस की जो डायामीटर है और जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डिपेंड करेगी कि फिलर बल्ब ने क्या सिग्नल भेजा है। उस सिग्नल के बेस पे ही उतनी ही क्वांटिटी रिसीवर से एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इवेपोरेटर में सप्लाई की जाती है। तो इस काम के लिए मेनली ये यूज़ होता है। दूसरा कि इस टाइप का जो इवेपोरेटर है वो हमें रेफ्रिजरेशन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो इवेपोरेटर हैं इनको उन्हीं सिस्टम में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी 150 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से कम है। अगर ऐसी कंडीशंस हमारे पास हैं तभी हम ड्राई इवेपोरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा जो मीडियम जो हमें ठंडा करना है, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस हमें ठंडा करना है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इवेपोरेटर सरफेस के साथ, मतलब कि जिस मीडियम को हमें कूल करना है और वो इवेपोरेटर सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो और ये पॉसिबल होता है हमारा जब हमारे पास फ्लडेड और ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर होते हैं, दोनों टाइप्स के। ये दोनों के केस में हमारा जो इवेपोरेटर कोयल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं मीडियम दैट इज़ टू बी कूल्ड।
और इन्हीं वजह से इन दोनों इवेपोरेटर को हम डायरेक्ट एक्सपेंशन इवेपोरेटर भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन इवेपोरेटर। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर के बारे में और कैसे ये फ्लडेड इवेपोरेटर से अलग है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेयर ट्यूब इवेपोरेटर और नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, जो भी दूसरे जो पेंडिंग इवेपोरेटर के टाइप हमारे अभी बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, सोशल साइट्स फेसबुक ट्विटर पे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपका कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।